हर दिन कहता हूं आज संसद में खूब हंगामा हुआ है, लेकिन आज तो ये हंगामा धक्का मुक्की तक पहुंच गया है। धक्का मुक्की तक पहुंच गया है। ऐसी धक्का मुक्की कि बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसा हंगामा मत करिए भाई, माननीय, ऐसा हंगामा मत करिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता हूं जो आप देखना चाहते हैं, आपके जहन में होती है। आपको लगता है कि आज देश में क्या हुआ, आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। आप ये सोचते हैं और आपको ये लगता है कि ऐसा कोई बुलेटिन हो जिसमें 1 घंटे देखकर सब कुछ जान जाएं, सब कुछ समझ जाएं कि आज हमारे प्रदेश में, देश में क्या क्या हुआ है। तो आप सीधे मुद्दे की बात देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन सी खबर देखना चाहिए। तो इसलिए आज सबसे पहले संसद की तस्वीर दिखाऊंगा। संसद में इतना हंगामा हुआ है कि बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का दिया। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। क्या है पूरा मामला, देखिएगा। बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार करप्शन के खिलाफ सख्त हो गई है। भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ईडी, आईटी और लोकायुक्त की टीम अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। और इस छापेमारी में कितने मिल रहे हैं पता है आपको? करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए। कैसे इतने कम समय में सरकारी बाबू इतना करोड़ रुपए कमा लेते हैं, देखना होगा। तो बने रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में एमपीपीएससी के छात्र सड़क पर हैं। इतनी ठंड में छात्रों को सड़क पर क्यों बैठना पड़ा, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। और हाँ, कोशिश होगी कि मेरा सहयोगी वहीं से आपको बताए कि अभी रात में कड़कड़ाती ठंड में छात्र कर क्या रहे हैं, दिखाएंगे आपको। अगली खबर में आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर दिखाएंगे। आज मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए रोटी बनाया और अपने हाथों से खाना परोसा है। प्रदेश का मुखिया अगर ये सब कुछ करे तो दिखाना चाहिए, और दिखाना चाहिए कि कैसे मानवीय पहलुओं को समेटे रहते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया अपने अंदर, जो कभी कभी निकल कर सामने आता है। 5वीं खबर में बात भोपाल की करेंगे। भोपाल के एक पैथोलॉजी के चेंजिंग रूम में कैमरा लगा था। बताइए, कोई जांच कराने जाए, कोई सिटी स्कैन कराने जाए, कोई एक्सरे कराने जाए और वहां कैमरा लगा दिया गया। कितनी घटिया बात है। एक महिला चेंजिंग रूम में गई तो पता चल गया, महिला ने हंगामा किया तो पूरा मामला सामने आ गया। ये कौन लोग हैं, इनको एक्सपोज करना जरूरी है, विस्तार से बताएंगे। छठी खबर में बात करेंगे, नीमच के एक शख्स की खेल खेल में मौत हो गई। महाराष्ट्र में कंबल बेचने गया था, खेलते हुए गुलाटी लगा रहा था, गर्दन टूट गई और मौत हो गई। पूरी खबर बताएंगे, आपके लिए देखना जरूरी है। 7वीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी ही बीजेपी को घेर रही है और अजय चंद्राकर आग बबूला हो गए। किसको घेर रहे हैं? डिप्टी सीएम को घेर रहे हैं। राजेश मूणत किसको घेर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री को घेर रहे हैं। आज बीजेपी ने इतना द्वंद्व फैला दिया, आपस में ही इतना झगड़ा कर लिए कि डॉक्टर रमन सिंह उठे और बोले, भाई साहब थोड़ा टोन डाउन कर लीजिएगा। ये पूरा कन्वर्सेशन देखना चाहते हैं, आज विधानसभा में हुई बहस देखना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिएगा, आपको सब कुछ दिखाएंगे। और ये सवाल धीरे धीरे बहस में बदल गया। जब सवाल विधानसभा में लगाया तो ये बहस में बदल गया और कहना पड़ा टोन डाउन करिए, बता दिया आपको। जुड़े रहिएगा। 8वीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की। कब होगा आपके जिले में महापौर का चुनाव, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। आपका शहर महापौर कब चुनेगा, ये जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। 9वीं खबर में बात करेंगे, बस्तर में चली एक गोली बहुत चर्चा में है। नक्सलियों ने अपनी जान बचाने के लिए निर्दोष गांव वालों को आगे कर दिया, ऐसा है या फिर कोई धोखा हुआ है? जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं। और सबसे पहली खबर क्या है, मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहली खबर आज संसद ही है। अंबेडकर पर लड़ाई धक्का मुक्की तक पहुंच जाई, यानी पहुंच गई। संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई है भाई साहब। संसद परिसर में मारपीट हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए, चोट लग जाए, अस्पताल में सांसद भर्ती हो जाए। कहां? देश के सर्वोच्च सदन में। नहीं होना चाहिए ऐसे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया, जिससे सांसद गिर गए और चोट लग गई। उधर कांग्रेस कह रही है बीजेपी के सांसदों ने धक्का दिया जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए। कौन किसको धक्का मारा, किसको कितनी चोट आई, इस पर खूब राजनीति हो रही है, इसलिए विस्तार से ये खबर आपको दिखाना बनता है। चलिए, संसद में बाबा साहेब के नाम पर खूब राजनीति हो रही। विपक्ष और बीजेपी आज दोनों ही एक दूसरे पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाकर
प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के सांसद संसद के मकर द्वार पर जमे थे और कांग्रेस संसद में बाबा साहेब की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रही थी। दोनों पक्षों के प्रदर्शन में करीब 70 मीटर की दूरी थी। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के सांसद आगे बढ़े और मकर द्वार पर पहुंच गए। यहीं पर कांग्रेस के सांसद और बीजेपी के सांसदों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और धक्का भी दिया। ये कांग्रेस का आरोप है। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया तो हमारे दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। इस मामले को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। बीजेपी के दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सांसदों से मिलने मंत्री भी पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने भी फोन करके सांसदों का हाल जाना है। लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है और थाने में शिकायत भी करा दी है। संसद में हुए हंगामे पर आपको रिपोर्ट देखने का मन कर रहा है ना कि भाई ज्ञान तो बहुत दे दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन तस्वीरें भी तो दिखाओ। देख लीजिए तस्वीर। राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के दो एमपी प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। बच्चे खेलते हैं पड़ोस में कि नहीं खेलते हैं? बच्चे जब आपके पड़ोस में खेलते हैं, आपके घर के बच्चे या पड़ोस के घर के बच्चे खेलने लगते हैं और उन दोनों में बहस हो जाती है, तो माता पिता चले जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे कहते हैं ना, ये देखिए किस तरह से ये झूठ बोल रहा है, देखिए पहले आंटी इसने मुझे मारा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आंटी बताइए, देखिए पहले मेरे चोट लगी है। बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। कुछ याद आया आपका बचपन? नहीं, बड़ों को देख लीजिए। बताइए, ये देश के संसद की तस्वीर है, तू मैं चल रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? गुंडागर्दी करते हो? राहुल गांधी कह रहे हैं इन्होंने धक्का दिया है। सांसदों के बीच होती नोक-झोंक एक बार फिर से देखिए, ये वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने आपका अपना बचपन याद दिलाया है। अब आपको यह भी बता रहा हूं कि आप जवानी और बुढ़ापे में भी ऐसी हरकत कर सकते हैं अगर आप सांसद और माननीय। सुनिए जरा। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो। ये वीडियो देखने के बाद तो यही कहूंगा कि आज सांसदों के साथ साथ संसद की मर्यादा भी घायल हुई है, चोटिल हुई है। क्या शब्द है कि घायल हो गई है संसद की मर्यादा। संसद का सम्मान चोटिल हो गया है। जिस संसद में जाने के लिए नेता आम जनता से वोट की अपील करते हैं और कहते हैं कि संसद पहुंचकर आपके हित की बात करूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपके हित की बात करेंगे। उसी संसद में क्या हो रहा है देख लीजिए। दिन चढ़ने के साथ ही हंगामा भी बढ़ता गया। एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी बात रखी, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं विस्तार न्यूज में आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं, ताकि आपको बाकी कोई
YouTube चैनल खंगालना ना पड़े, सब कुछ यहीं मिल जाए, पूरा डोज आपको खबरों का यहीं दे दो। इसलिए पहले देख लीजिए कि दिन भर क्या हुआ वो दिखा दिया, और फिर शाम ढलते ढलते अपनी अपनी सफाई भी दे गई। ये भी सुन लीजिए, सुनिए। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है, जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की स्ट्रेटजी है, ये साजिश है। जो भी हो, धक्का मुक्की तो हुई है भाई साहब। देखिए, ये तो बात धक्का मुक्की की हुई, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ गई है। नागालैंड से आने वाली बीजेपी की राज्यसभा सांसद फग्नोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। कोन्याक ने राहुल गांधी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। इसके बाद राजनीति में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। क्या कह रही हैं सांसद, सुनिए। प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। एक तरफ धक्का मुक्की का आरोप तो दूसरी तरफ महिला सांसद से बदसलूकी का आरोप। बीजेपी इन दोनों ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने थाने में शिकायत कर दी है। लेकिन फिर कहूंगा, संसद में ऐसा हंगामा मत कीजिए भाई कि सांसद अस्पताल पहुंच जाएं। संसद की मर्यादा का ख्याल रखिए। आपको देश देख रहा है, आपसे देश सीख रहा है, और हाँ, इसके बाद फिर से आपको जनता के सामने ही जाना है और उनसे ही कहना है, आप वोट दे दीजिए, मैं संसद पहुंचकर आपके मुद्दे उठाऊंगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर कहां की है? देश की खबर हो गई। देश की बड़ी खबर मैंने आपको दिखा दी। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कहां हो रही है? मध्य प्रदेश में करप्शन पर शिकंजा कसा जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में इतना काला धन पकड़ा जा चुका है कि गिनने में मुश्किल आ रही है। कहीं पूर्व कांस्टेबल के घर लाखों मिल रहे हैं, तो कोई आय से अधिक संपत्ति छिपाकर रखे हुए हैं। सबका खुलासा हो रहा है और जो बचा है वो भी पकड़ा जाएगा। अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है, किस किस के यहाँ कितना मिला है, ये तो आपके मन में सवाल होगा ही कि बताओ भाई, ये कौन लोग हैं जो 6 महीने में, 2 साल में, 2.5 साल में करोड़ों कमा लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, सब कुछ आपको बता देते हैं आज की सबसे बड़ी कार्रवाई से। और आज सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी में। कार्रवाई सबसे बड़ी है, लेकिन परिवहन विभाग में पद सबसे छोटा यही है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर, कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर, वो भी पूर्व लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। सौरभ शर्मा के एक होटल में भी छापा मारा गया था। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक सौरभ के दोस्त के घर पर भी लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। पहले ये जान लीजिए कि सौरभ शर्मा के घर पर क्या क्या मिला है, क्योंकि एक पूर्व कांस्टेबल के घर पर इतना सब कुछ मिल सकता है, ये देखकर सभी हैरान भी हैं। लोकायुक्त के सूत्रों के मुताबिक क्या क्या मिला है, मुझे मेरे बगल में सब कुछ चल रहा है, आप देख लीजिए। लोकायुक्त के सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा के घर पर करीब 40 किलो चांदी मिली है।
बताइए 40 किलो तो लोग राशन भी स्टॉक में नहीं रखते, जितना सौरभ शर्मा के घर पर चांदी मिली है। इसके अलावा सौरभ के घर पर करीब 17 लाख रुपए कैश भी मिले। सौरभ के पास सोने के जेवरात भी मिले, साथ ही काली कमाई से बनाई गई संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। रेड की कार्रवाई से खुली काली कमाई के बाद आपके मन में अब तक ये सवाल आ ही गया होगा कि सौरभ शर्मा हैं कौन और ऐसी कौन सी नौकरी करते थे जो इतना पैसा कमा लिए, ये भी जान लीजिए। सौरभ शर्मा आरटीओ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, लेकिन केवल 12 साल ही नौकरी की। 12 साल की नौकरी के बाद सौरभ शर्मा ने वीआरएस ले लिया। अब इतनी संपत्ति का जुगाड़ हो जाए तो 12 साल में नौकरी छोड़ ही देगा इंसान। खास बात यह है कि सौरभ शर्मा को नौकरी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर मिली थी। विभाग के लोग बताते हैं कि सौरभ के पिता बहुत ही साधारण परिवार से थे, लेकिन सौरभ नौकरी ज्वाइन करने के बाद से ही रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गए थे, जिसके बाद सौरभ पर परिवहन नाकों पर तैनाती कराने के लिए दलाली करने के आरोप भी लगे। महज 12 साल की नौकरी में सौरभ ने प्रदेश भर में करोड़ों का अवैध साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके बाद कार्रवाई के डर से सौरभ शर्मा ने नौकरी छोड़ दी। फिलहाल सौरभ दुबई में है। वाह भैया वाह, दुबई पहुंच गए हैं। कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए, 12 साल में नौकरी छोड़ दो और दुबई चले जाओ। क्या किस्मत लिया है सौरभ शर्मा, क्या बात है। और घर में केवल मां और नौकर हैं। सौरभ के एक होटल और एक स्कूल में निवेश के सबूत भी लोकायुक्त की टीम को मिले हैं। कितना पैसा कमाए हैं सौरभ भाई। आज छापे की दूसरी कार्रवाई हुई आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर में केंद्र सरकार की सबसे सशक्त एजेंसी ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने इंदौर में रुचि सोया के पूर्व मालिक उमेश शाहरा के घर पर छापा मारा। ईडी की टीम दिल्ली से आई थी, साथ ही इंदौर के कुछ लोकल ईडी अधिकारियों को भी इस कार्रवाई में शामिल किया गया था। ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारियों की टीम सुबह 6 से 7 बजे के बीच उमेश शाहरा के घर पहुंची। उमेश शाहरा पर साल 2021 में 58 करोड़ रुपए के लोन घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। रुचि सोया इंडस्ट्रीज के तत्कालीन मालिक कैलाश शाहरा, एक अन्य तत्कालीन डायरेक्टर, वाणिज्यिक कर के तत्कालीन सहायक आयुक्त और महाराष्ट्र के 4 दलालों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज एक कार्रवाई हुई है। इन सभी पर आरोप है कि फर्जी सी फॉर्म तैयार कर उनके जरिए शासन को करीब 1 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। राजधानी भोपाल से आर्थिक राजधानी इंदौर तक हुई आज की कार्रवाई पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए। परिवहन विभाग में कांस्टेबल रह चुके सौरभ शर्मा के घर पर सुबह से ही आज लोकायुक्त की टीम जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है। अरेरा कॉलोनी में E7 में यही वो घर है जहां पर सौरभ शर्मा रहते हैं। सौरभ शर्मा का यही घर है जहां पर सुबह से ही लोकायुक्त की टीम जो है उनके घर के अंदर लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। अब मालिक राजेश शाहरा के 2 बंगलों पर ईडी की टीम पहुंची है। हम मौजूद है उनके पलासिया स्थित बंगले पर। यहां पर लगातार ईडी के अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी ईडी की टीम को यहां से मिले हैं। कई सारे दस्तावेज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव शामिल है। ईडी की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये तो थी आज की कार्रवाई की बात, लेकिन ईडी की टीम इंदौर में सोमवार से ही एक्टिव है और बुधवार को भी राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने रियल एस्टेट कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग की टीम ने भी ये कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू करते हुए 52 अलग अलग जगहों पर की थी। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार टीम को राजेश शर्मा के यहां 10 लॉकर मिले और 3 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक अन्य बिल्डर के यहां जब्त हुए थे। आयकर विभाग को राजेश शर्मा के यहां बड़ी टैक्स चोरी की आशंका है। इसके अलावा ईडी की टीम ने सोमवार को ही इंदौर में डेरा डाल लिया था। ईडी ने सोमवार को सबसे बड़ी कार्रवाई कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के यहां की। ईडी ने गोलू अग्निहोत्री के यहां डिब्बा ट्रेडिंग के कारोबार के मामले में छापा मारते हुए करीब 4.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री खुद का क्रिप्टो कॉइन लाने की तैयारी में था। यह भी पता चला है कि दुबई में कांग्रेस नेता की ओर से कई कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। यह कंपनियां उसने अपने कर्मचारी और परिचितों के नाम पर बनाई है।
ईडी ने गोलू अग्निहोत्री के कई करीबियों के यहां भी छापेमारी की है। ईडी ने गोलू के करीबी तरुण श्रीवास्तव के घर छापा मारते हुए कुछ हथियार भी बरामद किए। तरुण के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्शन, हवाला सट्टेबाजी और डिब्बा कारोबारी की जांच चल रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक टीम को तरुण के घर सर्चिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए कैश और 50 किलो चांदी भी मिली है। साथ ही तरुण के यहां एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 कारतूस भी मिले हैं। ये तो थी बात करप्शन और कार्रवाई की। आगे जो भी अपडेट होगा उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये खबर बताते हुए मेरे मन में एक सवाल आया है। मेरे मन में ये सवाल आया है कि इतना पैसा क्यों कमाना, इतना पैसा क्यों कमाना कि बाद में मुसीबत और सिर्फ मुसीबत। आप ऐसा पैसा कमा ले रहे हैं, 50-50 किलो चांदी रख ले रहे हैं, ये ठीक ही कहा, ये ठीक ही मैंने आपको बताया कि इतना तो लोग राशन स्टॉक में नहीं करते। करोड़ों रुपए कमा लेना है और फिर पैसा कमाने के बाद इस तरह से पुलिस छापा क्यों कमाना। भगवान भजन कीजिए, घर में सब लोग स्वस्थ रहें। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो तो उनका इलाज करवा लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें। क्या लेके आए तो जो क्या लेके जाओगे, ये मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। मुझे ये सब खबर बताने के बाद लगता है कि इतने पैसे की जरूरत क्या है, इतने पैसे की क्या जरूरत है। बताइए, घर वाले टेंशन में, बच्चे टेंशन में, बीवी टेंशन में, रिश्तेदार टेंशन में, माँ बाप टेंशन में, सब टेंशन में। किस लिए? क्योंकि आपने बहुत जल्दी कर दी पैसा कमाने। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई साहब। मेहनत का पैसा रात को सुकून की नींद देता है। इसलिए जो ये भ्रष्टाचारी है ना, और जिनको बहुत चाहत है खूब पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना है, ऐसी कार्रवाई से जो खूब पैसा कमाने की चाहत रखते हैं उनको सीखना चाहिए। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं, सीधा सीधा बढ़िए, जो आएगा आपके खाते में आएगा। क्यों ऐसा, क्यों इससे रास्ते में जाना। खैर, ये मैं कहता हूं ना कि विस्तार न्यूज एक ऐसा चैनल है जो आपको कई बार अगर आप मेरी खबर देखें तो आपको ये फील कराएगा गलत नहीं बोल रहा है ज्ञानेंद्र तिवारी। बात तो सही है यार, ऐसा काम क्यों करना जिससे टेंशन हो। आगे बढ़ें, आज का ज्ञान पर्याप्त है, आगे बढ़ते हैं। और आज की खबर कहां से है, आज की खबर कहां से है? इंदौर से। ये देखिए, इंदौर से। इंदौर में एमपीपीएससी के छात्र सड़क पर हैं। और जब इतने छात्र सड़क पर होंगे, ये जब इतने छात्र सड़क पर होंगे तो खबर तो दिखाना पड़ेगा। इन छात्रों के हित में बात तो करना पड़ेगा। सड़क पर हैं, ये किसी के बच्चे हैं, किसी के लाडले हैं, किसी के दुलारे हैं। और ठंड के मौसम में ऐसे सड़क पर बैठेंगे तो विस्तार न्यूज आपकी फिक्र करता है। खबर तो दिखाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमपीपीएससी के छात्र बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। छात्र इस कदर डटे हुए हैं कि रात भर कड़ाके की ठंड भी उनके इरादे कमजोर नहीं कर सकी। छात्रों का प्रदर्शन बुधवार से ही शुरू हो गया था। छात्रों ने पूरी रात खुले आसमान के नीचे बिताई। छात्र क्यों कड़ाके की ठंड में सड़कों पर हैं, छात्र परेशान हैं, तो सब कुछ विस्तार से बताना जरूरी है। चलिए बता देता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हजारों छात्र सड़क पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों ने सभी कोचिंग संस्थानों से बंद की भी अपील की है। कोचिंग संस्थानों से कह रहे हैं कि पढ़ाओ लिखाओ मत, बंद कर दो। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर देर रात की है, देखिए तस्वीर देर रात की है और रात में कड़ाके की ठंड में छात्र एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर डटे रहे। रात काटने के लिए छात्रों ने मुख्यालय के बाहर भजन भी गाए। लेकिन दिसंबर की सर्द रात भी छात्रों के इरादों में कोई कमी नहीं ला पाई। मौके पर मध्यस्थता कराने के लिए इंदौर एडीएम रोशन राय भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी और रात भर करीब 1000 छात्र एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर डटे रहे। सबसे पहले जान लीजिए कि छात्रों की प्रमुख मांगे क्या हैं, जिसके लिए छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं। देख लीजिए, मेरे बगल में सब कुछ दिख रहा है। छात्रों की सबसे प्रमुख मांग है कि 2019 में हुई मुख्य परीक्षा यानी मेंस की कॉपियां दिखाई जाएं और मार्कशीट जारी की जाए। इसके अलावा एमपीपीएससी 2025 के लिए राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो और 2023 राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए और 87/13 फॉर्मूला खत्म करके सभी रिजल्ट 100% पर जारी किए जाएं। और सबसे आखिरी मांग है कि एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में नए सुधार लागू किए जाएं। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी की तरह एक भी प्रश्न गलत ना बनाए जाए। समझ गए आप? नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाए और भी बहुत सारे सुधारों का प्रस्ताव है। ये तो थी बात मांगों की।
लेकिन अपनी बात बनती ना देख आज दिन में भी छात्रों के आंदोलन का नया रूप देखने को मिला, जब प्रदर्शन के बीच में छात्रों ने हनुमान जी की फोटो स्थापित कर सुंदरकांड पाठ चालू किया। वैसे राजनीतिक दलों को छात्रों से सीखना चाहिए कि प्रदर्शन कैसे किया जाता है। छात्र सुंदरकांड और रामायण का पाठ कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने बात की है, रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाना होगा। एमपीपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों का धरना लगातार दूसरे दिन जारी है। तेज कड़ाके की ठंड में भी रात यहीं पर इन अभ्यर्थियों ने बिताई है और अब इस धरने में हनुमान चालीसा की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं। एक तो एमपीपीएससी की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जो कि बहुत कम है। जो माँ बाप अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं, इतनी मुश्किलों से भेज रहे हैं, वो कैसे इतना चैलेंजेस अपने फेस कर रही है लाइफ। और जब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक यहाँ पे डटे रहेंगे, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। हाँ, इसमें पारदर्शिता कम है एमपीपीएससी आयोग में, कॉपी ना दिखाने की वजह से। छात्र अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। शाम होते होते खबर आई कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी छात्रों के बीच पहुंच गए। यानी कहा जा सकता है कि मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जीतू पटवारी ने छात्रों से मुलाकात कर ली है। छात्र अभी भी वहीं हैं। छात्रों और आयोग के बीच बात कब बनेगी और उनका आगे का क्या प्लान है, इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा आपको पता है? इसके लिए मुझे सीधे कहां जाना पड़ेगा? इंदौर जाना पड़ेगा। पुनीत, क्या स्थिति है? क्या ये बच्चे आज भी सड़क पर बैठे रहेंगे? बच्चों की संख्या कम हुई है ठंड को देखते हुए, या तो फिर बच्चों की संख्या बढ़ी है? प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? विपक्ष ने तो राजनीति शुरू कर दी है। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? जिले के कलेक्टर और जो कमिश्नर हैं वो क्या इनसे मिल रहे हैं? क्या बातचीत पहुंची अभी तक और क्या रात भर यहीं रहने का है इन लोगों का ख्याल? क्या है, सब कुछ बता दीजिए विस्तार से। बिल्कुल देखिए, इस वक्त की बात करें तो यहाँ पर भजन कीर्तन किया जा रहा है। हनुमान दरबार तो यहाँ पर दिख ही रहा है और लगातार पिछले काफी देर से ये भजन कीर्तन चल रहे हैं। अब इस वक्त की बात करें तो एमपीपीएससी के पदाधिकारियों से मिलने के लिए प्रशासन की ओर से एसडीएम घनश्याम धनगर आए हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। कल रात को जैसा कि आपने भी बताया, इनसे बात करने के लिए रोशन राय एडीएम पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। इनके प्रतिनिधि भी जाकर बात कर चुके हैं एमपीपीएससी के पदाधिकारियों से, लेकिन इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। तो अनशन भी शुरू हो चुका है, भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है और इनका जोश देखिए। दिन भर से धूप में बैठे हुए थे, अब ठंड में बैठे रहेंगे और इनकी संख्या देखिए। बड़ी बात यह है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो भी इस पूरे धरने में जुटी हुई है। बात कीजिए, लड़कियों से बात कीजिए, बच्चियों से बात कीजिए और पूछिए कि कब तक बैठेंगी यहाँ। अभी बच्चियों से बात कर लेते हैं जी। तो देखिए, आप लोग कब तक बैठने वाले हैं? अभी हम लोग आज रात भर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। क्या कहेंगे आप धरने को लेकर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। गर्ल्स भी नहीं उठेंगी? गर्ल्स भी नहीं उठेंगी। कल भी बैठे थे, आज भी बैठेंगे। और इतनी संख्या रहेगी कि संख्या कम हो जाती है रात में? थोड़ी बहुत ही कम होगी, बाकी आ जाएंगे। मॉर्निंग में 2-3 हजार लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा, क्या भजन कीर्तन कर रहे हो? बिल्कुल अंदर तक भगवान सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? उससे बड़ा कौन है? ये तो मनुष्य है, उसने बनाने वाला तो वो है ना, बनाने वाला तो वो है सृष्टि को। हनुमान चालीसा बहरा भी सुनेगा, वो जो बहरा होगा, जो मेहरा होगा, बहरा होगा, वो भी सुनेगा हनुमान चालीसा। तो सभी देखिए, जो बहरा होगा, मेहरा जो है एमपीपीएससी के अध्यक्ष है, उनको बहरा और मेहरा बोल रहे हैं। पर ठीक है, देखिए और भी बात कर लेते हैं। और क्या कहना चाहते हो आप? सर, हम ये बोल रहे हैं हर बच्चे की मांग सुनी जाए। हम हनुमान चालीसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ कर रखा जाए। मेन मुद्दा हमारा ये है कि एमपीपीएससी की जितनी भी हमारी मांगे हैं सारी सुनी जाए, प्राप्तिक सूची का रिजल्ट जारी किया जाए। यार, भजन कौन से कर रहे हो आप लोग? बस जो बजरंग बली करा रहा है वो कर रहा है, जैसा वो बोल दे वैसा होते जा रहा है। देखिए, चलिए ठीक है पुनीत, उद्देश्य ये है, राम ठीक है नाम पुनीत। वो शक्ति आपको पता है, राम नाम करके आदमी में जोश आता है ना। यहाँ किसी को नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, सब में ताकत आएगी। और चलिए भगवान से हम ये मनाएंगे दोस्त कि आप वहाँ बैठे हैं, ठंड ज़्यादा है,
स्वेटर पहने हैं, आप भी किसी के बेटे हैं और जिसने जन्म दिया है उसे बड़ी ममता होगी आपसे। अपने बच्चों को ऐसे सड़कों पर देखकर किसी माँ बाप को सुकून नहीं मिल सकता, किसी माँ बाप को नींद नहीं आ सकती। और इसीलिए कहता हूं ना, आपका अपना चैनल, यहाँ प्रदेश के न जाने कितने जिलों से बच्चे बैठे हैं। इनका हाल क्या है अभी, ये कौन दिखा रहा है? विस्तार न्यूज दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि घर में बैठे माँ बाप ये देख सकें कि उनके बच्चे किस हाल में हैं, और सरकार ये देख सके कि इन बच्चों को यहां से उठाना जरूरी है। क्योंकि रात में ठंड में, सोचिए भोपाल में 3 लोगों की मौत हो गई थी, और ये जवान बच्चे ऐसे बैठे हैं, इनकी सुध लेना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। विस्तार न्यूज है, मेरा सहयोगी तो यहां डटा रहेगा, लेकिन जो भी अपडेट होगा इस खबर पर, सरकार को भी तेजी से इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। आप सोचिए, कहीं अगर जांच कराने जाएं, किसी जगह जांच कराने जाए जहां कमरे में एक्सरे होता है, जहां सोनोग्राफी होता है, जहां सिटी स्कैन होता है, वहां कैमरा लगा हो। पैथोलॉजी के चेंजिंग रूम में कैमरा लगा था। कहां लगा था? पैथोलॉजी में कहां लगा था कैमरा? चलिए दिखा देता हूं। मॉल, बाथरूम, होटल, इन सारे जगहों पर हिडन कैमरा रखे होने की खूब खबर सुनने को मिलती है। लेकिन अब हिडन कैमरा MRI सेंटर के चेंजिंग रूम तक पहुंच गया है। हैरान करने वाली खबर है। भोपाल के एक MRI सेंटर में कैसे आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, आज सीधे मुद्दे की बात में आपको बताना जरूरी है, ताकि आप हर जगह सावधान रहें। चलिए आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर मालवीय नगर के मेडी स्कैन सेंटर की है। इस पैथोलॉजी के चेंजिंग रूम में महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाया जा रहा था, और इस पूरी काली करतूत को सेंटर पर काम करने वाला सफाई कर्मी अंजाम दे रहा था। जांच कराने पहुंची एक महिला के पति को जब हिडन कैमरा रखे होने की भनक लगी तो उसने सेंटर के कर्मचारियों को बताया। लेकिन हद तो तब हो गई जब MRI सेंटर के कर्मचारियों ने महिला के पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। आनन फानन में महिला के पति ने पुलिस को सूचना दी तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिजनों में गुस्सा है, सेंटर के खिलाफ बहुत आक्रोश दिख रहा है। 27 मिनट तक आरोपियों ने 3 महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाया था। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने MRI सेंटर को सील कर दिया है। क्या कह रहे हैं परिजन और अधिकारी, सुनिए। मोबाइल के वीवो का मोबाइल था, सीलिंग के अंदर POP के अंदर छुपा रखा था मोबाइल। उसका कैमरा देखा तो मैंने मोबाइल उठा के देखा तो इसमें 27 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो चल रही थी। उसके अंदर स्टाफ के काउंटर पे गए, ओनर को बुलाओ तो ओनर उनका कहने यहाँ नहीं है, हमारे ऐसा कोई काम नहीं होता, हमारे उसकी बदनामी मत करो। और पूरा स्टाफ हमसे मोबाइल छीनने लगा, उमकने लगा मारने के लिए। तो हम वहां से भगे, जान बचा के तो हम थाने आए थे। वहाँ जो काम करने वाला था उसने अपना मोबाइल के कैमरे से उसके फ़ोटो लेने की कोशिश की है। उस शिकायत पर से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जस्ट अभी की शिकायत है और महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा बयान लिए जा रहे हैं, और आगे क्या कार्रवाई है पूरी उसकी वैधानिक कार्रवाई हम। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वाला पैथोलॉजी का कर्मचारी अब जेल पहुंच गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वीडियो को बनाने के बाद वह आगे क्या करता था। दूसरे कर्मचारियों के साथ भी ये वीडियो शेयर करता था, किसी सोशल मीडिया साइट पर भी इन वीडियो को अपलोड तो नहीं करता था। इसे लेकर पूछताछ जारी है। बस यही कहूंगा, कहीं भी जाइए अपनी सुरक्षा को लेकर हर वक्त सचेत रहिए। और आजकल तो मोबाइल के ज़माने में हर जगह कैमरा है, और यहाँ नहीं है तो CCTV है। इसलिए कहीं भी जाइए तो सचेत रहिए, अगल बगल देखिए, सावधान रहिए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। ये खबर कहाँ की है? ये खबर भी मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश के किसकी है? मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए खाना बनाया और परोसा भी है। अब प्रदेश का मुखिया अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो यह खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बच्चों के लिए रोटियां बना रहे हैं, बच्चों को खाना परोस रहे हैं। वाह मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी तस्वीर है जहां प्रदेश के मुखिया एक कार्यक्रम में जाते हैं और बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना बनाते हैं। आज पूरे दिन मुख्यमंत्री की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए सोचा सारी तस्वीरें आपको दिखा दूं। देख लीजिए। देखिए,
भोपाल के अक्षय पात्र फाउंडेशन में हुए कार्यक्रम की ये तस्वीरें देख लीजिए। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने मिड डे मील कार्यक्रम का आयोजन किया और बच्चों को मिड डे मील की 1 करोड़वीं थाली परोसने का रिकॉर्ड भी बनाया। यहां मुख्यमंत्री ने मिड डे मील के किचन का निरीक्षण किया, बच्चों के लिए अपने हाथों से रोटियां भी बनाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खाना परोसा और अक्षय पात्र फाउंडेशन से अलग अलग स्कूलों में जाने के लिए मिड डे मील की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, आपको भी ये तस्वीरें देखना चाहिए। देखिए। अड़तीस गाड़ियों के माध्यम से 76 कर्मचारियों की टीम के बलबूते पर 645 स्कूलों में जो पोषक आहार पहुंचा रहे हैं, वास्तव में ये आहार नहीं पहुंचा रहे, आप एक तरह से नवजीवन पहुंचा रहे हैं हमारे बच्चों को अपने स्कूल में। एक घंटे में कितनी रोटी बनाते? 40,000। बाप रे। प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे महापुरुषों ने वहाँ देखा, मैंने अब्दुल कलाम जी से लेकर सब लोगों ने अक्षय पात्र के इस महाअभियान की प्रशंसा की है। अक्सर समाचार में जब भी राजनीति की बात करते हैं, खबर दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं? बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप या हंगामा ही दिखाते हैं। आज राजनीति से अच्छी तस्वीरें आई थी तो सोचा आपको दिखा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। अगली खबर क्या है भाई, देख लीजिए। अब मध्य प्रदेश की खबर अगली नहीं है, अगली खबर छत्तीसगढ़ से। देश की सबसे बड़ी खबर आपको मैंने दिखा दी, मध्य प्रदेश की वो सभी बड़ी खबरें दिखा दी जिसको आपको देखना चाहिए, जिसको आपको जानना चाहिए, दिखा दिया। अब छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर है जो आपके लिए देखना जानना जरूरी है, ये बता देता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है छत्तीसगढ़ के लिए। आज का दिन ऐतिहासिक है। पता है क्यों कह रहा हूं? देख लीजिए। अब 999 रुपए में हवाई सफर, कल भी दिखाया था, शुरू होगी, आज शुरू हो गई। और खुशखबरी से इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही रोचक वीडियो आया है। वो वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको, विस्तार न्यूज में मिलेगा। देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? सांसद का है, बहुत रोचक वीडियो है, दिखाऊंगा, बने रहिएगा। बड़ी खुशखबरी आई है छत्तीसगढ़ के लिए। आज का दिन ऐतिहासिक है। रायपुर से अंबिकापुर के लिए हवाई सफर की शुरुआत हो गई है। सबका सपना होता है कि हवाई जहाज की यात्रा करें, लेकिन महंगे टिकट के चलते लोग हवाई जहाज में नहीं बैठ पाते हैं, जो कि हम भी नहीं बैठ पाते हैं। कभी कभी बहुत महंगा टिकट चल रहा है इस समय। पर चिंता मत करिए, अब आपका हवाई जहाज में बैठने का सपना महज 999 रुपयों में पूरा होगा। सिर्फ 999 रुपए में आसमान से छत्तीसगढ़ को देख सकेंगे। चलिए अब सब कुछ बता देता हूं, शुरुआत हो गई है, विस्तार से जान लीजिए। सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रूट पर हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज इस हवाई जहाज के पहले यात्री बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को मिलने वाला है। आज जब रायपुर से उड़कर हवाई जहाज अंबिकापुर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जोरदार स्वागत किया गया। आदिवासी महिलाओं ने कर्मा नृत्य किया और आदिवासी युवाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर बजाकर पहली फ्लाइट का स्वागत किया। 20 अक्टूबर को अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था और करीब 2 महीने बाद इस एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ा है। राजधानी रायपुर से अंबिकापुर के बाद अंबिकापुर से बिलासपुर के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। सांसद चिंतामणि महाराज ने झंडी दिखाकर अंबिकापुर से बिलासपुर फ्लाइट को रवाना किया। इस मौके पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सुन लीजिए। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, उड्डयन मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उनके प्रयास से आज ये हुआ है। और मोदी जी एक बात बोले थे जो बहुत बड़ी बात थी, जो आज सार्थक हो रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी
हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है, ये उनके मन का सपना था और आज वो सपना पूरा हो रहा है। जिस सफर को पूरा करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लगते थे, नहीं 8-10 घंटे लग जाते थे, वो सफर अब मात्र 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस हवाई सेवा से सबसे ज्यादा फायदा आदिवासी भाइयों को मिलने वाला है। समझ गए आप? इसलिए आपको कह रहा था कि ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए खुशखबरी है। और अंबिकापुर का अगर कोई रहने वाला है, सोचिए तो उसको कितना आनंद आ रहा होगा। इसीलिए अंबिकापुर के एक सहयोगी हैं मेरे अमितेश पांडे से बात करना जरूरी है। अमितेश, मुझे याद है जब आप अंबिकापुर में रहा करते थे और मैं किसी दूसरे चैनल में काम करता था, तो किसी खबर को कवर करने आता था तो कई बार कटघोरा में रुक जाता था। और इसलिए रुकता था कि सड़क बहुत खराब थी, और कटघोरा से अंबिकापुर वाली सड़क कितनी खराब थी सोचिए। इस तरह की स्थिति के बाद आज जब अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई है और आप रायपुर आ गए हैं, तो कितना सुकून मिल रहा है, एक यात्री के नजरिए से बताइए अमितेश। देखिए ज्ञानेंद्र, सबसे पहले तो बताऊंगा कि जैसे आपने कहा कि कटघोरा में रुक जाया करते थे, ये सिर्फ एक तरफ से कनेक्टिविटी की बात नहीं थी। अंबिकापुर तक पहुंचना काफ़ी मशक्क़त भरा सफ़र रहता था। चाहे वो हवाई सेवा तो यहाँ पर थी नहीं, रेल सेवा भी थी, और जो सड़क मार्ग से आने की जो सेवा थी वो भी काफ़ी बाधित रहती थी क्योंकि सड़क खराब थी। और निश्चित तौर पर ये सेवा जो शुरू हुई है, आपको बताऊं कि 1950 में ही यहाँ पर जो है एयरपोर्ट का निर्माण हो गया था और संचालन शुरू हो गया था। यहाँ पर इंदिरा गांधी और अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2014 पर उस रनवे पर उतर चुके थे, लेकिन जो आम लोगों के लिए अभी तक ये सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। इस सेवा के शुरू होने के बाद जो आम लोग हैं वो राहत की सांस लेंगे ज्ञान। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उद्योग घराने के लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे, उद्योग लग नहीं रहे थे, जिससे आदिवासी भाइयों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो निश्चित तौर पर इसके बाद से लोगों को रोजगार मिलेगा और उद्योग के जो वहाँ पर नए जो उद्योग स्थापित होंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, खुशखबरी आपके लिए भी है पांडे जी, जाइएगा तो मेरा भी टिकट कटा लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सुनिए, ये तो थे अमितेश पांडे जी, ने सब कुछ बता दिया, लेकिन जनता जो आज उड़ी है वो कितनी खुश है, ये भी देख लीजिए। देखिए जरा। सरगुजा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकता है, वो बात सत्य हुआ। अत्यंत हर्ष का विषय है। पर्यटक स्थल का बढ़ावा मिलेगा अंबिकापुर को, और आसपास में जैसे ताता पानी हो गया और मेनपाट हो गया, ये सब क्षेत्र का विस्तार बढ़ेगा। बहुत सपनों का साकार हो रहा है कि हमारा सरगुजा के लिए। दूर से वहाँ फॉरेनर भी आते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा उपलब्धि होगा और टूरिज्म का जो है बढ़ेगा। लोगों के लिए रोजगार जनरेट होंगे, और लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग, मतलब कम पैसे वाले लोग हैं, वो भी इस हवाई जहाज का आनंद ले पाएंगे। क्षेत्र के ट्राइबल्स जो हवाई यात्रा का आनंद नहीं ले पाते थे, हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि उनको इसका लाभ मिलेगा। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था ना कि एक तस्वीर और दिखाऊंगा जो केवल आप विस्तार न्यूज में देख पाएंगे। कौन सी तस्वीर है वो? कौन सी तस्वीर है? सोचिए, जब इस तरह की सेवा शुरुआत होती है और सरकारें करती हैं तो फोटो वीडियो खिंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सीधे साधे सांसद चिंतामणि महाराज जी को आज फोटोग्राफरों ने अपने चक्कर में फंसा लिया। वो जैसे ही एक बार उतरे फ्लाइट से जैसे ही उतरे तो क्या हुआ जानते हैं? देखना चाहते हैं? देख लीजिए, देखिए, अब सुनिएगा सब कुछ। सर वहीं पे प्लीज थोड़ा सर एक बार सर एक बार फिर से उधर बुला सर, आप बनाइए अपनी कार्ड। ठीक है सर, सर रुकिए, हाथ सर वहीं पे प्लीज थोड़ा एक बार और चढ़िए। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं चिंतामणि महाराज जो है।
मतलब उनकी सज्जनता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते थे कि वो इससे पहले कांग्रेस में विधायक थे और अब जो है बीजेपी के सांसद हो गए। सुनिए और देखिए भी। चलिए कोई बात नहीं सांसद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता के लिए सब कुछ करना पड़ता है, आपने किया, संदेश दिया, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खबर है, आप माननीय हैं, आपको ऐसा फोटो वीडियो बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कौन सी है देख लीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने मंत्रियों को घेरा है। बीजेपी, समझिए, बीजेपी विधायकों ने मंत्रियों को घेरा है। बीजेपी विधायक, मंत्री भी बीजेपी विधायक, बीजेपी ने बीजेपी को घेरा है, ऐसा भी कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का माहौल बहुत रोचक और आक्रामक हो गया। यहां कैबिनेट मंत्रियों को उनके ही पार्टी के विधायक घेर रहे हैं। सीनियर विधायकों के धारदार सवाल के आगे मंत्री जी परेशान हो जा रहे हैं और कई बार तो तीखी नोक झोंक भी हो जा रही है। चलिए पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं कि विधानसभा में आज क्या क्या हुआ। आज विधानसभा में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने दंतेवाड़ा की एक सड़क के बारे में जानकारी मांगी, जिसका जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया। लेकिन विजय शर्मा के जवाब से अजय चंद्राकर संतुष्ट नहीं हुए और बार बार सवाल करते रहे। सवाल और जवाब के बीच गृह मंत्री विजय शर्मा और विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दोनों को कहा, टोन डाउन कर लीजिए भाई, टोन डाउन कर लीजिए। विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री विजय शर्मा के बीच हुई इस बहस को भी आपको सुनना चाहिए। देखिए किस तरह से आक्रामक हो गए दोनों नेता आज विधानसभा में। देखिए महोदय, अभी आपने कहा कि भुगतान ज्यादा नहीं हुआ, तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही? आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। नहीं, माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपको बताया जो एमबी में लिखा था उसके आधार पर भुगतान, और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया जाएगा, एसडीओ को सस्पेंड किया जाएगा, सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है, एफआईआर का आदेश हो चुका है। माननीय अध्यक्छ महोदय, संरक्षण वाली कोई बात नहीं है। देखिए प्रश्नकाल में आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने मंत्री जी से कर रहे हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। इतने आवाज माइक लगा है इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सदन में किसी कैबिनेट मंत्री पर बीजेपी के सीनियर विधायक आक्रामक हुए हैं। यहां सीनियर विधायक का मतलब है पूर्व मंत्री, जो इस सरकार में मंत्री नहीं बन पाए। इसके पहले पूर्व मंत्री और विधायक बीजेपी विधायक राजेश मूणत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जैसे सीनियर विधायक भी अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर हमलावर नजर आए। सीनियर नेताओं के आक्रामक तेवर को लेकर हर जगह बहुत चर्चा हो रही है। इसके पीछे कौन कौन सी वजह सामने आ रही है वो भी जान लीजिए, वो भी आपको सब कुछ बता देता हूं। देखिए छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में सीनियर विधायकों की नजर मंत्री पद पर है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो 5 साल तक इन्हीं नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी के मुद्दों को उठाया और उसकी आवाज बने। लेकिन जब सरकार बनी तो पहली बार के विधायकों को मंत्री बना दिया गया, जिससे पावर के लिए संघर्ष शुरू हो गया और टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है, जो कि आज दिखाई भी दी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, अक्सर जब कोई कैबिनेट मंत्री विपक्ष के आक्रमण का जवाब देता है तो बीजेपी विधायक खड़े होकर समर्थन करते हैं। लेकिन आज जब विजय शर्मा पर विपक्ष का आक्रमण हो रहा था तब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी विधायक के मंत्री सहयोग करते नजर नहीं आए, जिसके बाद माना जा रहा है कि विजय शर्मा के बढ़ते राजनीतिक कद की वजह से बीजेपी के अंदर गुटबाजी की स्थिति बन गई है। क्या ऐसा है? ये कयास है। देखिए राजनीतिक पंडित कयास लगाते रहते हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा और विधायक अजय चंद्राकर को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रसूखदार बनकर अवैध तरीके से काम करते हुए और जो भ्रष्टाचार किया था उसके विरुद्ध प्रचंड कार्यवाही की गई है। तात्कालीन 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच की बात कही है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसको निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। साथ ही साथ ठेकेदार जो हैं वहाँ उस काम के, उस ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर करना है, जांच करना है। सारा किया धारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष का है और ये कांग्रेस के द्वारा किया गया करप्शन है, कांग्रेस शासन का करप्शन है, कांग्रेसी के द्वारा किया गया करप्शन है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जय शर्मा जी ने उसके पूरे कामों के जांच की घोषणा की, उसका तो मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि मैं तो इस स्थापित
घोषित करप्शन में तत्काल एक्शन की मांग करना चाहता था। मुख्यमंत्री जी उसको कुछ डिटेल करना चाहते थे, इतने का अंतर है और कुछ नहीं है। वो अजय चंद्राकर ने बता दिया कि कुछ नहीं, वो डिटेल करना चाहते। तो मैं कह रहा था तुरंत करो, खुद भी मंत्री रहे हैं। विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों के बीच टकराव सामने आया है उसको भी समझ लीजिए, देख लीजिए। शुरुआत करते हैं विजय शर्मा और अजय चंद्राकर से। विधायक अजय चंद्राकर ने दंतेवाड़ा में डीएमएफ कोटा से स्वीकृत सड़क को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन अजय चंद्राकर को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिल पाया, जिसको लेकर दोनों के बीच बहुत तेज आवाज में बहस हो गई। इसको लेकर विपक्ष ने भी सदन में हंगामा किया। इसके अलावा आज विधायक राजेश मुड़त भी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरते नजर आए। राजेश मुड़त ने अधूरे पड़े हमारे क्लिनिक का मामला उठाया, जिसका काम बहुत दिनों से रुका हुआ है। इसको लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब तो दिया, लेकिन राजेश मुड़त उससे संतुष्ट नजर नहीं आए। ये भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग स्वीकृत है 25 लाख रुपए की लागत से। पैसे आने 25 लाख रुपए में कौन सी बिल्डिंग बनती है मेरे भाई? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनता। नहीं तो हमर क्लिनिक को उप स्वास्थ्य केंद्र ही रैंक है, क्या करेंगे? चलिए, एक आग्रह है महोदय, बोला सब कुछ बता दिया, विस्तार से दिखा दे, लेकिन अंदर का मामला क्या है? नेताओं के बीच हो रहे टकराव की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? आपको पता है? मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र, इनसाइड स्टोरी बता दीजिए, और हाँ, बढ़ता और घटता कद मत बताइएगा, ये बता दीजिए ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगले 3 महीने इस तरह की टसल देखने को मिलेगी भाजपा के नेताओं में, मंत्रियों में, विधायकों में, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव जो है 3 महीने आगे बढ़ गया है, जो अभी संशोधन विधेयक आया, और इस 3 महीने का अब और परफॉर्मेंस देखा जाएगा। जो भाजपा के लोग बता रहे हैं कि मंत्रियों का पद जो है अब 3 महीने के लिए आगे खिसक गया है, तो इस 3 महीने तक सभी लोगों में आपसी टकराव जो है वो दिखता रहेगा, जो अभी विधानसभा में दिख रहा है। देखिए, सदन के अंदर हमने देखा कि आक्रामक तेवर है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 2 पद बचे हैं उसके लिए पूरा संघर्ष है, और सीनियर 2 पद पर नजर बनाए रखिएगा, और कहीं आपकी नियुक्ति हो तो बताते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या है देखिए। ये खबर बहुत दुखद है। बस्तर में चली इस गोली की बहुत चर्चा हो रही है। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। खुद को बचाने के लिए नक्सली गांव वालों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं, फिर उल्टा आरोप हमारे जवानों पर लगा रहे हैं। चलिए सब कुछ बता देता हूं, क्योंकि इस गोली की चर्चा बहुत हो रही है। 12 दिसंबर को नारायणपुर जिले के दक्षिण अबूजमाड़ में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों पर कुल 40 लाख का इनाम था, जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली कार्तिक उर्फ दसरू भी शामिल था। साथ ही जवानों को भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे। इस मुठभेड़ के तुरंत बाद नक्सलियों ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें नक्सलियों ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ में सिर्फ 2 ही नक्सली मारे गए हैं, बाकी के मारे गए 5 लोग निर्दोष गांव वाले हैं। नक्सलियों ने यह भी आरोप लगाया कि मुठभेड़ के दौरान बच्चों को भी गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इस मुठभेड़ को अपनी बड़ी सफलता बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि कायर नक्सली अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए गांव वालों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, निर्दोष बच्चों और महिलाओं को सामने कर रहे हैं। 12 दिसंबर को भी नक्सलियों ने ऐसा ही किया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जब कई नक्सली घायल हो गए तो नक्सलियों ने गांव वालों और नाबालिगों को मानव कवच के रूप में इस्तेमाल किया। गांव वालों की आड़ लेकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर आधाधुंध फायरिंग की और घायल नक्सलियों को लेकर जंगल में भाग गए। 14 दिसंबर को पुलिस को जानकारी मिली कि नक्सलियों ने थाना ओरछा क्षेत्र के कुछ गांव वालों और नाबालिगों को सामान ढोने के लिए अपने साथ रखा था, और मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने इन्हीं बच्चों को आगे कर दिया, जिसमें से कुछ बच्चे नक्सलियों की गोली से घायल हो गए। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि 4 नाबालिग बच्चे नक्सलियों की गोली से घायल हुए, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने बच्चों को इलाज के लिए दंतेवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे के बाहर हैं। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजीपी सुंदरराज, सुनिए। सर्चिंग के दौरान दिनांक 12 दिसंबर को महोदय एवं सुरक्षा बल के बीच में अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में उड़ीसा स्टेट कमेटी सीनियर महोदय कैडर कार्तिक उर्फ दसरू एवं 7 अन्य महोदय कैडर का डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर किए गए थे। सीनियर महोदय कैडर के प्रोटेक्शन टीम आइन वक्त में जो सीनियर महोदय कैडर को मुठभेड़ के दौरान छोड़कर उनके हथियार लेकर भागे, जिसके कारण से मजबूरी में ग्रामीण एवं नाबालिग को एक आड़ के रूप में इस्तेमाल करके उनका ह्यूमन शील्ड के रूप में उन्हें इस्तेमाल किए गए थे। जिसके
ग्रामीणों को ढाल बना रहे हैं। सुंदर राज कहते हैं शर्म आनी चाहिए नक्सलियों को। ये नक्सली जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, आदिवासियों के हित में काम करने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों को आगे कर रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आ गई। जवानों के लगातार कार्रवाई से नक्सली बौखलाए हुए हैं और इसीलिए इस तरह की अमानवीय और घिनौनी हरकत कर रहे हैं। नक्सलियों को लगता है कि ऐसा करके वह बच जाएंगे, लेकिन ये नक्सलियों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे जवान नक्सलियों के घर में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है नक्सलवाद खात्मे की गारंटी दे रहा हूं, 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।